वेलकम बैक। तो अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में कि हम ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्शन कैसे करेंगे। किसी भी ट्रांजिस्टर को अगर मुझे सर्किट में इंट्रोड्यूस करना है, सो हाउ वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर इट। ओके बच्चों, आपको पता है कि ट्रांजिस्टर के पास 3 टर्मिनल है। एक टर्मिनल पे इनपुट देना ही पड़ेगा, एक टर्मिनल पे आउटपुट लेना ही पड़ेगा, है नहीं? वही तो काम है ट्रांजिस्टर का। इट्स अ डिवाइस वेयर यू हैव टू गिव इनपुट, इट विल वर्क, इट विल गिव आउटपुट। ओके, तो 3 में से एक इनपुट एक आउटपुट, तो एक किसी को तो कॉमन रखना पड़ेगा। तो किसको कॉमन रखे? तो आंसर है किसी को भी कॉमन रख सकते हैं। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल व्हेन यू आर कनेक्टिंग ट्रांजिस्टर इन अ सर्किट। तो जब भी ट्रांजिस्टर को सर्किट में कनेक्ट कर रहे हो तो 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन चल जाएंगे। एक है कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। नाम से ही पता चलता है कॉमन एमीटर मतलब कॉमन मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में एमीटर को हमने कॉमन रखा हुआ है। कॉमन बेस मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में बेस को कॉमन रखा है। एंड कॉमन कलेक्टर मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में कलेक्टर को कॉमन रखा है। तो इट इज योर चॉइस कि आप किसी को भी कॉमन रख सकते हो और सर्किट में कनेक्ट कर सकते हो, पर हर एक का गेन अलग है, हर एक का आउटपुट अलग आएगा। तो बहुत स्मार्टली हमें यूज करते हो कि भाई ट्रांजिस्टर हम किस काम के लिए यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम कॉमन रखेंगे। ओके, तो देयर आर 3 कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल जब भी आप ट्रांजिस्टर को सर्किट में कनेक्ट करते हो। 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। कॉमन एमीटर, इसमें आप देखो एमीटर को ग्राउंड किया हुआ है, एमीटर को कॉमन रखा हुआ है। कॉमन बेस, जिसमें मैंने बेस को ग्राउंड किया हुआ है। एंड कॉमन कलेक्टर, जिसमें मैंने कलेक्टर को कॉमन किया हुआ है। तीनों भी यहाँ पे मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया। सेम डायग्राम आप पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए बना सकते हो। सिर्फ ये एरो जो बाहर की तरफ है वो अंदर की तरफ डाला तो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, है कि नहीं? तो कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। तो जब भी आप ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करोगे किसके साथ? सर्किट के साथ। आपके पास 3 चॉइस है, ठीक है? इनपुट, आउटपुट और कॉमन। किसको कॉमन रखोगे? तो कॉमन एमीटर वाला एक सर्किट आएगा, एक कॉमन बेस वाला आएगा, कॉमन कलेक्टर वाला आएगा। मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट और यूजफुल जो ट्रांजिस्टर का यूज है वो ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन के लिए यूज होता है। ट्रांजिस्टर सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है। ओके, और उसमें सबसे बेस्ट जो गेन एम्पलीफाई करने के लिए मल्टीपल, मतलब अगर मैंने ऐसे सोचो कि जब शेयर मार्केट हाई रहता है तो वो अपने मनी को एम्पलीफाई करता है। अगर मैं 2 रुपए लगा रहा हूं तो मैं हैपन कि कंपनी का रेट बढ़ेगा तो 200 रुपए बाहर आएंगे, है कि नहीं? आई कैन गेन समथिंग। तो सेम वे में कॉमन एमीटर का गेन बहुत अच्छा रहता है, बहुत प्यारा रहता है, ठीक है? बहुत ज्यादा वैल्यू कॉमन एमीटर में निकलती है। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ज्यादा करके सर्किट में कॉमन एमीटर ही हम यूज करेंगे। कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर ज्यादा यूज नहीं करेंगे। कलेक्टर तो आउटपुट पे लेते हैं हम, आउटपुट कलेक्टर पे लेते तो कॉमन रख के फायदा नहीं है। तो मैक्सिमम हम कॉमन एमीटर सर्किट ही यूज करेंगे क्योंकि उसका गेन बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। सो यहाँ पे मैंने एक सर्किट डिजाइन किया हुआ है। ओके, बेसिकली ये एम्पलीफायर सर्किट ही है, बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन यू एम्पलीफिकेशन। इसको हम थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आगे आने वाला है कि हाउ ट्रांजिस्टर इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, वो हम डिस्कस करेंगे। सेम टाइप का सर्किट होता है। देखो यहाँ पे मैंने एमीटर को कॉमन कर दिया, देखो है ना, एमीटर को ग्राउंड कर दिया। यहां पे बेस को मैंने इनपुट कनेक्ट किया हुआ है, तो इनपुट सिग्नल इज कनेक्टेड टू द बेस एंड आउटपुट में ले रहा हूं कलेक्टर के पास। ओके, हमें पढ़ना है इसका करंट गेन, ये कैसे काम करता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी फिलहाल मुझे सिर्फ फोकस करना है इसके करंट गेन पे। ओके, इसका गेन कितना है? एक्चुअली बहुत जबरदस्त गेन है क्योंकि कलेक्टर पे कलेक्टर करंट बहुत ज्यादा, इनपुट करंट पे कौन है? बेस है। बेस में ज्यादा करंट नहीं बनेगा पर कलेक्टर में बहुत ज्यादा करंट बनेगा। हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था क्योंकि जो इनपुट है, इनपुट देखोगे आप एमीटर बेस, जो इनपुट है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है और कलेक्टर एमीटर जो आउटपुट है वो रिवर्स बायस होगा। तो जैसे कि ये फॉरवर्ड बायस है, ये रिवर्स बायस है, तो यहाँ पे इंपीडेंस कम है, यहाँ पे इंपीडेंस ज्यादा है, बराबर है नहीं? रिवर्स बायस में इंपीडेंस ज्यादा रहेगा, फॉरवर्ड बायस में इंपीडेंस कम रहेगा। तो आईबी ये बहुत छोटा करंट रहता है क्योंकि बेस बहुत थिन रहता है, हमने डिस्कस किया था बेस बहुत थिन है तो आईबी करंट बहुत छोटा है, पर कलेक्टर करंट बहुत बड़ा है।
अगर कलेक्टर करंट बड़ा है और बेस करंट छोटा है तो गारंटेडली अगर मैं इसका गेन देखूंगा तो गारंटेडली वो गेन बहुत ज्यादा रहेगा। एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ऐसा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? एम्प्लीफिकेशन, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बहुत ज्यादा है और इसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बीटा से। डायरेक्ट करंट पे चल रहा है तो डीसी लिखा हुआ है, तो ये बीटा गेन है। ओके, अब मुझे बताओ आईबी इतना छोटा है, आईसी इतना बड़ा है, तो बीटा की वैल्यू ये गेन बहुत ज्यादा रहेगा। द रीजन व्हाई हम कॉमन एमीटर प्रेफर करते हैं क्योंकि गेन बहुत ज्यादा होता है, आउटपुट में गेन बहुत ज्यादा मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली बच्चों ये वैल्यू 20 से लेके 200 के रेंज में होती है। ओके, ये बीटा की वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन इतनी वैल्यू इसकी बनती है। तो मतलब आप समझ लो अगर यहां पे 1 एम्पियर आ रहा है करंट, फॉर एग्जांपल सर 2 एम्पियर करंट आ रहा है, कितना एम्पियर? 2 एम्पियर करंट आ रहा है और इसका बीटा का वैल्यू, इसका जो ट्रांजिस्टर इसका बीटा का वैल्यू 200 है, तो यहां अगर 2 एम्पियर आ रहा है तो आउटपुट पे 400 एम्पियर होगा, इतना एम्पलीफाई हो जाएगा, है ना? 200 गुना ज्यादा एम्पलीफाई करके देगा। ओके, तो ये फैक्टर वेरी होते रहते हैं, ये चेंज होते रहता है। मैंने जनरली बताया 20 और 200 के बीच में ये वैल्यू क्या होगी? रेंज होगी, बराबर है? तो बच्चों जो वैल्यू अपना आईबी का रहेगा उससे उतना मल्टीपल पड़ेगा वो वैल्यू। ओके, तो इफ बीटा इज लेट अस से 150 और इनपुट करंट में सपोज आ रहा है 0.5 एम्पियर, ओके, तो बच्चों आउटपुट करंट कितना होगा? 75 एम्पियर। भाई इतने गुना उसका आउटपुट रहेगा। तो बोलो इतना आउटपुट अगर बढ़ रहा है मतलब वो करंट को क्या कर रहा है? एम्पलीफाई कर रहा है। सिग्नल को क्या कर रहा है? एम्पलीफाई कर रहा है, क्योंकि ये करंट तो सिग्नल से बन रहा है, तो सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा है। 75 टाइम्स 75 करंट बना। जस्ट एग्जांपल आपको मैंने बताया, इतना हाई गेन रहता है, करंट गेन बहुत ज्यादा रहता है जब मैं कॉमन एमीटर की बात करता हूं। और एक करंट गेन अल्फा है, दैट इज कलेक्टर करंट टू दी एमीटर करंट। ओके, कलेक्टर करंट टू दी एमीटर करंट, और आपको पता है कलेक्टर एमीटर करंट ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो दो गेन, करंट गेन की बात करते हैं, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, इसलिए याद रखो करंट गेन दो है, एक बीटा दैट इज कलेक्टर टू बेस जो करंट आएगा, और एक कलेक्टर टू एमीटर जो करंट आएगा। अभी इसमें रिलेशन पूछ सकते हो, एक मस्त क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डिजाइन हो सकता है, रिलेशन बिटवीन दैट। ओके, रिलेशन बिटवीन करंट गेन दैट इज अल्फा एंड बीटा, बहुत इजी वे में कर सकते हैं। हमें पता है कि एमीटर करंट इज कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, यस और नो? है ना? एमीटर करंट किसके बराबर रहता है? कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, ये बराबर है। अब मुझे बताओ कलेक्टर करंट क्या है? व्हाट इज कलेक्टर करंट? इट इज अल्फा इंटू एमीटर करंट, यहां से देखोगे तो, और यू कैन से बीटा इंटू बेस करंट। So now what we can do, we can substitute the value one by one value substitute करेंगे, देखेंगे अभी क्या मिलता है। In place of जैसे कि हम IC के बदले ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बराबर है? तो चलो मैं इसको लिखता हूं IE इज इक्वल टू IC के बदले मैं बीटा IB सब्स्टिट्यूट कर देता हूं प्लस IB, चलेगा? इधर से IB कॉमन निकालो, तो IE इज इक्वल टू IB कॉमन निकाला तो बीटा प्लस 1 बचेगा। अच्छा, IE के बदले में बीटा अपॉन अल्फा IB डाल सकता हूं, इज इक्वल टू IB 1 प्लस बीटा लिख दूं, चलेगा? प्लस है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। IB कैंसिल हो गया, तो अल्फा की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी? बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ओके, तो सेम मैंने क्या कर दिया, IC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और सॉल्व किया। IC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सॉल्व किया, तो IC की जब मैंने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो मुझे ये रिजल्ट मिला, बराबर है? अब IC की वैल्यू में डालता हूं अल्फा IE, दोनों भी वैल्यू ना IC की, अभी अल्फा I डालता हूं इधर, देयरफॉर फ्रॉम 1 अगर मैं IC के बदले अल्फा IE डालूंगा तो IE इज इक्वल टू अल्फा IE प्लस IB, इसको यहां लेके जाओ
तो IB किसके बराबर रहेगा, IE कॉमन निकालो 1 माइनस अल्फा, बरोबर है। और IB के बदले अल्फा अपॉन बीटा आई डाल सकते हैं, तो अल्फा अपॉन बीटा IE इज इक्वल टू IE 1 माइनस अल्फा। बच्चों IE कैंसिल हो गया, बराबर है, तो बीटा की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये दोनों फॉर्मूला लर्न करो, अल्फा की वैल्यू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा और अल्फा की बीटा की वैल्यू अपन अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। शायद से टेक्स्ट बुक में कुछ मिस्टेक है इसमें, बट दिस इज व्हाट इज बीन डन। ओके, तो ये करंट गेन के फॉर्मूले हमने ढूंढ के निकाले। सो फॉर्मूला सिर्फ समझना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ के लो। व्हाई वी आर यूजिंग कॉमन एमीटर, क्योंकि कॉमन एमीटर में करंट गेन किसका है, बीटा का, और वो बहुत ज्यादा है 20 से लेके 200 के बीच में, तो इट इज बेस्ट यूज एज एन एम्पलीफायर। ओके, और इनमें रिलेशन भी अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए, ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन द करंट गेन अल्फा बीटा, या फिर 1 मार्क का एमसीक्यू, कुछ भी पूछ सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो समझ में आएगा। अल्फा का फॉर्मूला क्या है, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और बीटा का फॉर्मूला क्या है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। दैट इज सो सिंपल। अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा इस लेक्चर में कि अगर मुझे ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करना है सर्किट में तो कौन से कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट कर सकता हूँ, तीनों कॉन्फ़िगरेशन देख लिए, पर सबसे बेस्ट कौन सा है, कॉमन एमीटर, क्योंकि उसमें करंट गेन बहुत ज्यादा है। तो करंट गेन क्या है वो हमने देख लिया, अल्फा बीटा, और उनमें हमने रिलेशन भी फाइंड कर लिया। ठीक है, सो दिस इज हाउ इन अ वेरी सिंपल वे वी हैव कवर्ड द टॉपिक वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द करंट गेन। ओके, और बहुत बात करने वाले ट्रांजिस्टर पे। अभी तो हम इसका एक्चुअल में कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि ये कैसे बिहेव करता है, वो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने के बाद फिर इसका यूज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, पर फिलहाल इतना नोट डाउन करो, ये इसमें गेन वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।